कराची में हैवी ट्रैफिक के हवाले से दाखिले पर अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोका जाए। जी बिल्कुल, हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर अब होशियार हो जाए। कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना नहीं, गाड़ी बंद होगी। सिंध हाई कोर्ट का शहर में हैवी ट्रैफिक के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक को रोकने के इकदाम का हुक्म जारी कर दिया गया है। DIG ट्रैफिक की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। अदालत का पाबंदी मुअस्सर बनाने के लिए बड़ा हुक्म। अवामी आगाही के लिए अखबारात में इश्तिहार शाया कराएं। नीली पीली लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए। ये भी कहा कि कोई इदारा भी इस काम में अगर रुकावट डाले तो अदालत को आगाह किया जाए। हैवी ट्रैफिक के हवाले से एक बड़ा हुक्म आया है अदालत का। शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोका जाए। जी बिल्कुल, हैवी ट्रैफिक का दाखिला रोका गया है क्योंकि हादसा जो है वो मामूल का हिस्सा बनते जा रहे थे। ट्रैफिक जैम रहने लग गई थी। दिन के औकात में ज़्यादातर हैवी ट्रैफिक की वजह से सड़कें जो थी वो कई घंटों जो है वो ट्रैफिक जैम रहती थी, जिसकी वजह से हादसात भी रूनुमा होते थे। और इस वजह से अब जो है बड़ा हुक्म अदालत की जानिब से सामने आया है कि शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर अब पाबंदी आयद होगी। औकात कार जो हैं वो शायद बताए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, एक दफ़ा पहले भी ये हुक्म दिया गया था, पाबंदी आयद की गई थी, औकात कार मुकर्रर किए गए थे। उस वक्त तो अमल दरामद होता दिखाई नहीं दिया था, लेकिन अब अहकामात आए हैं, अदालत की जानिब से बड़ा हुक्म आया है। अब इस पर किस तरह से अमल दरामद करवाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट ने पहले भी ये हुक्म जारी किया था कि सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के दौरान शहर में हैवी ट्रैफिक दाखिल ना हो, लेकिन इस अदालती फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि आज फिर दोबारा इस केस की समाअत हुई है। जस्टिस नदीम अख्तर है, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। DIG ट्रैफिक हो या दीगर आला हुकाम सिंध हुकूमत के, वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे और अदालत ने इजहार नाराजगी किया है, सजनिश की है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की, और कहा कि कराची में जो ट्रैफिक के मामलात होते हैं उसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अगर पाबंदी आयद है तो किस तरीके से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। तो अब अदालत की जानिब से जो तहरीरी ऑर्डर है वो अदालत ने जो लिखवाया है उसके मुताबिक अदालत ने कहा है कि जो साबका हुक्मनामा है उस पर हर सूरत में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक किसी भी सूरत में हैवी ट्रैफिक दाखिल ना हो। और इसमें ये कहा गया है कि जो अगर ऐसा होगा तो उसके जिम्मेदार बराह रास्त DIG और दीगर पुलिस हुक्काम होंगे। इस सिलसिले में अदालत ने अब तंबीह भी की है और ट्रैफिक के जो आला हुक्काम है उनसे रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि ये भी कहा गया है रिमार्क्स में कि कोई इदारा इस काम में अगर रुकावट डाले तो अदालत को आगाह किया जाए। मखसूस अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा इदारा जिसकी तरफ उनकी निशानदही हो? जी देखिए, जाहिर है कि अदालत के इल्म में ये बात आई है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और दरखास्त गुजार की जानिब से कि बासर अफराद होते हैं जो कि जब हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिल करना होता है तो खून, अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि खून करवा दिए जाते हैं। तो इसी तनाजुर में जस्टिस नदीम अख्तर ने ये रिमार्क दी है कि कोई भी किसी किस्म का बासर शख्स क्यों ना हो, जो भी अगर रुकावट बनेगा तो उसके लिए कहा है कि उसके खिलाफ हम बराह रास्त कार्रवाई करेंगे और अदालत के इल्म में लाया जाए, ऐसी कोई चीज होती है। साथ में अदालत ने ये भी कहा है कि MNA हो, MPA हो, किसी भी किस्म का कोई दबाव आए तो वो अदालत के अंदर इल्म में लाया जाए। इसी लिए अदालत ने ये भी कहा है कि अवामी आगाही के लिए अखबारात में भी इश्तिहारात शाया किए जाएं और जो ट्रैफिक कवानीन है उससे खिलाफ वर्जी होती है तो बजाय इसके कि आप हैवी ट्रैफिक की जो गाड़ियां हैं उसको चलान करें, उनको बंद कर दें। और अगर फिर सिफारिश आती है या दबाव आता है तो उस सिलसिले में फिर अदालत को इल्म में लाया जाए और अदालत बराह रास्त सिलसिले में कार्रवाई करेगी। अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि जैसे पाबंदी तो आयद की गई है दिन में दाखिले पर, कौन से औकात कार में हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त होगी? और साथ साथ ये भी बताइएगा कि जैसे अगर दिन में दाखिल हो जाती है तो कानून क्या कहता है, क्या सज़ा हो सकती है? ये पाबंदी रहेगी और दाखिल इससे पहले आमतौर पर जब जो दाखिल हो जाती है और उनको चलान करके फिर आगे छोड़ दिया जाता है, इसीलिए अदालत ने कहा है कि अब इनको चलान ना किया जाए बल्कि बराह रास्त दबाव आता है किसी किस्म का
اس کے لیے کسی قسم کا برداشت نہ کریں، اور ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر پولیس کے علم میں ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ آئندہ سماعت پر عدالت کو بتائیں، تاکہ عدالت براہ راست کسی بھی ادارے کی جانب سے اگر کوئی دباؤ آتا ہے تو اس پر عدالت کارروائی کرے۔ بہت شکریہ بلال، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی والوں نے پیپلز بس سروس کی بسیں بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے مزید منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں عادیہ ناز کی رپورٹ میں۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ عبدالحلیم شیخ نے مزید نئی بسیں منگوانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ پیپلز بس سروس کی مزید 40 بسیں چائنا سے لائیں گے، جبکہ شہر قائد کے لیے 50 جدید الیکٹرک بسیں بھی منگوائیں گے۔ بات ہو رہی ہے ہماری تقریباً 50 الیکٹرک بسز جو ہیں، ہم نے ابھی ٹیسٹ ڈرائیو بھی ہم نے ان کا کیا تھا، تو وہ الیکٹرک بسز بھی ہماری انشاءاللہ 50 آ رہی ہیں، وہ سارے ایکسکلوسیولی کراچی کے لیے ہوں گی، تو اس کے لیے بھی ہم ڈفرینٹ روٹس پہ ان کو چلائیں گے۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ گرین لائن اور اورنج لائن بسیں پہلے ہی چل رہی ہیں۔ بی آر ٹی ریڈ لائن پر کام تیزی سے جاری ہے۔ جون 2025 تک ریڈ لائن کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ جلد یلو لائن کے روٹ پر ترقیاتی کام کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ریڈ لائن جو ہے جون 25 میں پوری ہوگی، تو یہ اپنا اس کا ہماری جو رائڈرشپ ہمارا جو انشاءاللہ ہے تقریباً 5 لاکھ کی رائڈرشپ اس پہ آئے گی، اس طرح کا وہ روٹ ہے، تو انشاءاللہ جون 25 میں آپ کو یہ کمپلیٹ ملے گا۔ جس طریقے سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے تو یہ چیزیں ان کو آپ کو ملیں گی۔ عبدالحلیم شیخ کا کہنا تھا کہ کراچی ماس ٹرانزٹ پلان پر کام کر رہے ہیں تاکہ شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو۔ جون 2026 میں یلو لائن کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ بلو لائن، پرپل، ایکوا لائنز اور KCR پر بھی کام ہوگا۔ کیمرامین عبدالقیوم ساتھ عادیہ ناز، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے ڈاکٹر سیف الرحمان کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ حتمی فیصلہ کچھ دیر میں متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن، وزیر محنت سعید غنی، وزیر خوراک مکیش چاولہ سمیت ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں مرتضی وہاب کا استعفیٰ منظور کیا جائے یا نہیں اس پر غور کیا گیا۔ مرتضی وہاب نے 1 ماہ قبل دیا ہوا استعفیٰ واپس نہیں لیا۔ MQM پاکستان کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر عبدالوسیم کا نام پیپلز پارٹی کو دیا گیا، جبکہ دوسرا سرکاری ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے ڈاکٹر سیف الرحمان کا نام دیا گیا، جس پر دونوں جماعتوں کے درمیان اتفاق ہو گیا۔ گریڈ 20 کے آفیسر ڈاکٹر سیف الرحمان کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے ہے اور وہ اس وقت گورنر ہاؤس کے گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں۔ سندھ حکومت MQM کے نامزد کردہ سیاسی یا سرکاری ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی منظوری دے گی۔ MQM پاکستان کے مطالبے پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایڈمنسٹریٹر کراچی تبدیل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ شہر قائد کا ایڈمنسٹریٹر تبدیل ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کی ہے۔ اجلاس میں ناصر حسین شاہ، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن، وزیر محنت سعید غنی، وزیر خوراک مکیش چاولہ سمیت ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کسی بھی سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو نہیں مانیں گے۔ ایسے شخص کو تعینات کیا جائے جس کی سیاسی وابستگی نہ ہو۔ تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ جماعت اسلامی نے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ایسی شخصیت کو تعینات نہ کیا جائے جس کی سیاسی وابستگی ہو۔ انہوں نے صاف کہا کہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیں گے، ساتھ ہی الیکشن کے موقع پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن ڈے پر ہر پولنگ اسٹیشن پر کراچی کے جو 4993 پولنگ اسٹیشن ہیں ان سب پر اسٹیٹک پوزیشن میں فوج کو اور رینجرز کو تعینات ہونا چاہیے۔ یہ آئینی میرا مطالبہ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی کی مردم شماری کو پورا کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کراچی کی آبادی کو پورا نہیں دکھانا چاہتی۔ پیپلز پارٹی فسطائیت سے باز آئے۔ میں مردم شماری کے حوالے سے بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کراچی کی گنتی پچھلی تمام مردم شماریوں میں کم کی گئی ہے، اور آخری مردم شماری جو 2017 میں ہوئی تھی اس میں کراچی کو تقریباً 40% سے زائد کم گنا گیا تھا۔
अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि अब शहर कायद में रहने वालों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। अपने हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी भरपूर एहतजाज करते हुए मुतालबात मनवा लेती है, लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं करना चाहती। उन्होंने हुकूमत से कुत्ता मार मुहिम चलाने, नामजदगान की मदद की तफसीलात सामने लाने का भी मुतालबा किया। आजिज जमाली, सिटी 21। सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 जनवरी 2023 को कराची और हैदराबाद सब डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। मजीद बात करेंगे रिजवान अहमद से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ज़िला वस्ती इम्तियाज़ अली कलहोड़ो के साथ मौजूद हैं। बताइएगा रिजवान। जी बिल्कुल, सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो बदस्तूर मामा बना हुआ है। कराची और हैदराबाद डिवीज़न में 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात की हैट्रिक मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 15 जनवरी 2023 में इन इंतखाबात का ऐलान किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज़ अली कलहोड़ो साहब। इनसे जानते हैं, कलहोड़ो साहब बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ये डेट दे देता है, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ को जो है वो सामने रखकर ये डेट नहीं दी जाती जो इलेक्शन बार बार मुलतवी करना पड़ते हैं? जी बिल्कुल जनाब, इलेक्शन कमीशन हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के ही फ़ैसला करते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं 3 मरतबा पहले जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं तो उसके भी नेचुरल रीज़न से, पहले बारिशों की वजह से हुआ था। उसके बाद सूबाई हुकूमत ने दरख्वास्त की थी लॉ एंड आर्डर सिचुएशन की वजह से कि उनकी जो पुलिस फोर्स है वो अवेलेबल कराची डिवीज़न में नहीं है, वो फ्लड जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे है। तो लास्ट टाइम जब अभी 15 जनवरी की जो डेट दी गई है, एक तो सिंध हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था, सिंध हाई कोर्ट ने भी अहकाम जारी किए कि अब इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन जल्दी कराए, और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की क्लियर कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह ये केस इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा था, तो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने भी इजलास किया था, उसमें सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे गए थे और फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, और उनसे अपना दीगर सियासी जमातें उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया था क्या? तमाम जमायतें ऑन बोर्ड ली गई थी, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है सबको बुलाया गया था उस केस की समाअत के दौरान, और सबको सुन के इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, और अब जो है 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। अच्छा चलें, एक मरतबा फिर जो है चौथी मरतबा जो है वो 15 जनवरी की डेट अगले साल की हमें सामने आई है। ये बताइए कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर क्या इकदाम कर रहा है इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से? जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में मुकम्मल थी तैयारियां पहले ही, और जैसे कि हमारे कराची ज़िले में, वस्ती ज़िले में 1263 पोलिंग स्टेशन हमने नोटिफाई किए इलेक्शन कमीशन ने। इसमें हसास कितने हैं, इंतहाई हसास कितने? इसमें 360 जो हैं पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है, और 903 जो हैं हसास हैं, और नॉर्मल कोई भी पोलिंग स्टेशन नहीं है। और इस पे सारे नोटिफाइड पोलिंग स्टेशंस पे अमन अमान को बरकरार रखने के लिए वाज़ेह सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। और पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन के दौरान बड़ी कंप्लेन आती हैं कि कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, इन चीज़ों को जो है वो ये शिकायत ना है, उसके अजाले के लिए क्या कर रहे हैं आप? जी हाँ, अभी बारिशों के बाद जो मुतासिर पोलिंग स्टेशन थे उनको बहाल करना और तमाम सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं तमाम आरओज़ को, डीआरओज़ को और सूबाई हुकूमत को। और पोलिंग स्टेशन एक बार फिर से विजिट्स हो रहे हैं मुकम्मल, ताकि आवाम को हम सहूलत दे सकें। बिल्कुल, 15 जनवरी 2023 को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन का अमला है वो एक मरतबा फिर फाल हो चुका है और इब्तदाई तौर पर पोलिंग स्टेशंस की सूरत बेहतर बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। और ऑनलाइन कमेटी के जरिए करोड़ों रुपए के फ्रॉड पर कंज्यूमर केसेस के मारूफ वकील फराज फहीम ने कहा है कि बीसी और कमेटीज़ गैर कानूनी है। एडवोकेट फराज फहीम ने मुतासिरीन को फौरी तौर पर सिविल सूट दायर करने की हिदायत की है। ऑनलाइन कमेटी के जरिए करोड़ों रुपए के फ्रॉड पर कंज्यूमर केसेस के मारूफ वकील फराज फहीम का कहना है कि बीसी और कमेटीज़ गैर कानूनी है। एडवोकेट फराज फहीम ने मुतासिरीन को फौरी तौर पर सिविल सूट दायर करने की हिदायत जारी कर दी है। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, फ्रॉड के हवाले से ऑनलाइन कमेटी के ज़रिए करोड़ों रुपए का फ्रॉड जो है वो केस सामने आया है और वकील फराज फहीम का कहना है कि बीसी और कमेटीज़ गैर कानूनी है। एडवोकेट फराज फहीम ने मुतासरीन को फौरी तौर पर सिविल सूट दायर करने की हिदायत कर दी है। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़।
देखिए जी, ऑनलाइन बीसी कमेटी का फ्रॉड चल रहा है। केस की समाअत भी जो है अब होगी, चूँकि इस केस के जो मरकज़ी मुलज़मा हैं उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए ADJ 10 अदालत से रुजू किया है कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन सवाल अब भी ये है कि जो मुतासिरीन हैं जिनके लाखों करोड़ों रुपए यहाँ इस तौर पर फ्रॉड हो गए, अब उनके पास क्या कानूनी फॉर्म बचा है कि अपने पैसे रिकवर करवाएं, और इन ऑनलाइन कमेटीज़ जो BC हैं इनकी क्या कानूनी हैसियत है, आया ये लीगल हैं या इलीगल हैं। हमारे साथ फराज फ़हीम साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और ये कंज्यूमर केसेस को ज़्यादा देखते हैं। इन्होंने बहुत से कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो दिलवाए हैं और बहुत से केसेस में ये जीत भी चुके हैं। सर ये बताएं कि ये एक तो ऑनलाइन BC कमेटी है, इनकी क्या कानूनी हैसियत है, और ये भी बताएं कि जिन लोगों के पैसे अब डूब गए इस केस में, अब उनके पास क्या कानूनी फॉर्म बचता है। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जो मुझे फैक्ट्स पता चले हैं उसके मुताबिक ऑनलाइन सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। ऑनलाइन कमेटी हम उस वक्त समझेंगे जब एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई हो और उस एप्लीकेशन जो है वो पैसे कलेक्ट कर रही हो, तो ये वर्ड ऑनलाइन इस पे सही रहेगा। अच्छा, BC जो है ना एक तरह की नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस है, तो इसके लिए स्टेट बैंक का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर कोई इसके बगैर कर रहा है तो ये एक इलीगल काम है। अच्छा, अब आ गए हम जो लोगों के पैसे डूबे। देखें, अगर इसमें मुलज़मा अपनी लाइबिलिटी से इनकारी हैं तो ये क्रिमिनल केस बनता है। अगर वो कहती हैं कि नहीं जी मेरे पास लाइबिलिटी है, मेरे पे लाइबिलिटी है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं दे दूंगी, तो क्रिमिनल केस नहीं बन सकता। इसके लिए चाहिए कि जो मुतासरीन है वो जल्दी से जल्दी सिविल सूट फाइल करें इन पे। बाकी बात जो ये रह गई, अगर हम कहें कंज्यूमर में, तो कंज्यूमर के बजाय सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। मेरा इसमें व्यू है, क्योंकि कंज्यूमर के अंदर पहले इनको ये साबित करना पड़ेगा जो मुद्दई है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है या नहीं है। ये तो इनकारी होंगी, ना ये रजिस्टर्ड है, तो कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं बनेगी। इनको जल्दी से जल्दी सिविल कोर्ट जाना होगा ताकि लिमिटेशन ख़त्म नहीं हो। जो सबूत ले सकते हैं वो उसके साथ अप्लाई करें ताकि इनको मिल जाए। इसमें मेरा ये रिक्वेस्ट होगी स्टेट बैंक इंटरफेयर करे और वो देखे कि इस तरह के लोग जो कि ये नॉन फाइनेंशियल विदाउट लाइसेंस ऐसी सर्विसेज ऑफर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके खिलाफ FIA के थ्रू ये कार्रवाई कर सकते हैं, इनके पास पावर्स हैं और इनकी ड्यूटी भी है ये। सर ये भी बताएं कि अब इसमें कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं, सबूत है भी नहीं, तो ये सिविल सूट अगर दायर करते हैं मुतासिर, तो क्या लगता है कि कितना जल्द इनको इंसाफ मिल सकता है या इनकी रकम इनको वापस मिल सकती है? देखिए, अभी माशाल्लाह से हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसकी डिस्पोजल जो है वो तो हमारे हाई कोर्ट से बहुत ही तेज़ है। अब आपको एविडेंस जो है वो, मुझे ये लगता है कि आजकल के दौर में लोग जैज़ कैश या इजी पैसा, ये जो भी टेलीफोन बैंकिंग सर्विसेज हैं, इनसे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, तो ये आपके पास सबसे बड़ा एविडेंस है। फिर अगर आपके साथ कोई दोस्त है जिसने ये ट्रांजैक्शन होते हुए देखी हो, तो वही गवाह हो गया। गवाह की हैसियत वही है जो कि डॉक्यूमेंट्री की है, बल्कि काफ़ी मकामात पे नज़ीरात है सुपीरियर कोर्ट्स की कि गवाहों को ज़्यादा प्रीफ्रेंस दी गई है। तो अगर आपके पास इसका गवाह है कोई जिसने दी है, और अगर आपने किसी मोबाइल बैंकिंग ऐप से या बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किए, तो ये आपका एविडेंस है, आप वो लेके जाएं, एक अच्छा वकील करें और इस पे जल्दी से जल्दी सिविल सूट फाइल करें रिकवरी का, वरना ये। हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फराज साहब। देखिए जी, इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ऑनलाइन कमेटी या जो BCयाँ होती हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने मुतालबा किया है कि स्टेट बैंक को ऐसे मामलात में इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कभी कभार भाग जाते हैं और मुतासरीन को पैसे नहीं देते, और मुतासरीन की जो जमा पूंजी है वो उन जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। लिहाजा अब 14 तारीख को जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने जो है SSP ईस्ट कंप्लेंट सेल को नोटिस जारी किए हैं और शुक्रिया मुमताज जमाली अपडेट करे थे। और अब आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध की जानिब से मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात होंगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 2 जनवरी 2023 से खुलेंगे। मौसम सरमा की तातीलात का इतलाक तमाम स्कूल और कॉलेजेस पर होगा। 12 रोज़ की तातीलात के दौरान तलबा को घर में पढ़ने के लिए होमवर्क भी दिया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा है कि स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक तातीलात की जा रही हैं। और अभी आपको बताएं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सेक्रेटेरिएट सैयद सैफुर रहमान का तबादला करके एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तैनात किया जाएगा।
सेक्रेटरी मेहनत व अफराद क़ुव्वत लईक अहमद का तबादला करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट सैयद सैफुर रहमान का तबादला करके एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तैनात किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध काबीना के अरकान से मुशावरत और पार्टी क़यादत की मंजूरी के बाद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नर सेक्रेटरी सैयद सैफुर रहमान, उनको जो है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सेक्रेटरी मेहनत नया जो सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा दो और अफसरान ने जो लईक अहमद के साथ महकमा मेहनत अफरादी क़ुव्वत में तैनात हैं, जिसमें खालिद खान जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी हैं सलीम राजपूत, इनका भी तबादला करके गवर्नर हाउस सेक्रेटरी में तैनाती की जाएगी। इससे कबल जो है लईक अहमद ओहदा संभालेंगे, ओहदा संभालने के इनके तबादले होंगे। इस हवाले से जो है बाज़ाब्ता तौर पर आज वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी है और जो सैयद रहमान है ये 21 ग्रेड के अफसर हैं जो मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। आज किसी वक्त इसका नोटिफिकेशन जारी करके इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन तैनात। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में तकरीबन 4 करोड़ अफराद ज़ियाबतीस का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का मर्ज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगा। मुल्क में 4 करोड़ अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं, जबकि हजारों अफराद ज़ियाबतीस में मुब्तला होने के बावजूद मर्ज से लाइल्म हैं। डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 50 लाख से जायद अफराद शुगर का इलाज कराने से कासिर हैं। 20 लाख मरीजों को फुट अल्सर हो जाता है और 2 लाख के करीब अफराद को अपने पैर कटवाने पड़ते हैं। डॉक्टर नसीरुद्दीन शाहीन का कहना है कि लाइफस्टाइल में तब्दीली, मुतवाज़िन ग़िज़ा, हल्की वर्जिश और चहलकदमी से इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। शुगर की खुद भी कोई ऐसी खास अलामतें नहीं होती। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये शुगर होगी तो पेशाब बहुत आएगा और शुगर होगी तो ये हो जाएगा। वो होता है लेकिन बहुत एंड स्टेज में होता है, जब तक पता नहीं बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी होती हैं। इतना काफ़ी है कि एक इंसान के वालिदैन को शुगर है, उसका वज़न ज़्यादा है, उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो उसे कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि मैं शुगर के लिहाज से दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रोन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शुगर हो जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस इस दौर का एक चैलेंजिंग मर्ज है। ये खामोश कातिल है जिसका टेस्ट करने पर ही पता चलता है कि फर्द शुगर के मर्ज में मुब्तला हो चुका है। कार्डिक अमवात में भी इस मर्ज का अहम किरदार है। ज़ियाबतीस से बचने के लिए इलाज के साथ साथ परहेज भी बहुत जरूरी है। केमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस के अखराज केस की समाअत हुई। पुलिस का केस एक लास करने पर चीफ जस्टिस बरहमी का उन्होंने इजहार किया है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कैसे एक क्लास कर दिया। अदालत ने एसएसपी केमाड़ी और डीएसपी को रोस्टम पर तलब कर लिया है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस के अखराज से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमा एक क्लास कर दिया है, जिस पर अदालत ने डीआईजी और एडिशनल आईजी लीगल को भरमी का इजहार करते हुए उन्हें हुक्म जारी किया है कि मुकदमे के जो मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं उनको किसी अहल तफ्तीशी अफसर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। जब तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुकदमा एक क्लास कर दिया है तो अदालत ने सख्त भरमी का इजहार किया कि बगैर पोस्टमार्टम के मुकदमा कैसे एक क्लास किया जा सकता है। अदालत ने इस मौका पर जो एसएसपी उनको रोस्टम पर तलब किया और उनकी भी सरजनिश की। अब अदालत की जानिब से डीआईजी और एडिशनल आईजी जो लीगल हैं उनको तलबी का हुक्म सामने आया है और अदालत ने नया तफ्तीशी अफसर तैनात करने का हुक्म दिया है। मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल और महंगाई की वजह से ताजिर बिरादरी परेशानी का शिकार है। मज़ीद जानते हैं काविश मेमन से। जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न है और कराची की बेशतर मार्केटों में जहां महंगे दामों ब्राइडल जो कपड़े हैं वो फ़रोख्त होते थे, तो वहीं पर जामा क्लाथ का जो नाम है वो सस्ती मार्केटों में शुमार होता था। लेकिन यहाँ भी महंगाई की वजह से जो कपड़ों की कीमतें वो बढ़ चुकी हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन है मार्केट के सैफुल्लाह शेख साहब। सर बताएं इसकी क्या वजूहत हैं? आम मार्केटों की निस्बत यहाँ भी रेट ज़्यादा देखे जा रहे हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि
پہلے یہ سب سے ورلڈ فیمس مارکیٹ ہے، اولڈ مارکیٹ ہے جامع کلاتھ مارکیٹ، پاکستان بننے کے بعد کی کراچی شہر کی سب سے بڑی، اور برائڈل کے حوالے سے، سوٹوں کے حوالے سے، ساڑی وغیرہ کے حوالے سے سب سے پرانی یہ مارکیٹ آج بھی شمار ہوتی ہے۔ اچھا، اب جہاں تک آپ نے سوال کیا مہنگائی کا، تو مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ کسٹمر کے پاس ایک پرچیزنگ پاور ختم ہو چکا ہے۔ ایک نارملی شرارہ جب میں نے خود کاروبار شروع کیا تھا تو ایک 7,000 8,000 روپے سے اسٹارٹ ہوتا تھا۔ اچھا، آج وہی شرارہ تقریباً 20 سے 22,000 روپے کا ہمیں لینا پڑ رہا ہے، تو اور 22,000 روپے کا لینے کے بعد بھی وہ 23,000 روپے کا سیل نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ 6,000 روپے کا شرارہ ہم لینے کے بعد 8-9,000 روپے کا سیل کر دیتے تھے۔ تو مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ جامع کلاتھ کیا پورے کراچی میں کاروبار ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، وہ اس کی معیشت ہے، اور معیشت تاجروں پہ مبنی ہے۔ تاجر کھڑا ہے اپنے پاؤں پہ تو ملک کھڑا ہوا ہے، تاجر کی پاؤں کٹ گئے تو ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ بھائی یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی بالکل، جامع کلاتھ مارکیٹ کے جو وائس چیئرمین تھے ان کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ جو تاجر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر میں ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جہاں رشتے جوڑنے کا کام باقاعدہ انداز میں بلا معاوضہ سکھایا جاتا ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے شمائلہ نیازی سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہاں اس مقام پر، یہاں پر کراچی میں میچ میکرز کے حوالے سے جو مختلف خواتین ہیں جو رشتے کراتی ہیں وہ یہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شازیہ ظہیر موجود ہیں جو اس ایونٹ کا جنہوں نے انعقاد کیا، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ آپ نے یہ ایونٹ کس سلسلے میں انعقاد کیا اور کیوں یہ انیشیٹو ضروری سمجھا؟ میں نے یہ میچ میکرز کی جو ٹریننگ ہے، میچ میکنگ کی ٹریننگ کے لیے یہ میں نے دعا کنسلٹنسی کی ٹریننگ اکیڈمی میں نے بنائی تھی، 1.5 سال پہلے میں نے اس کو بنایا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر جو سیرمنی ہو رہی ہے، میں اس کے بارے میں اسپیشلی بتا دوں کہ میں ٹریننگ اکیڈمی کی لڑکیوں کو جو فری آف کاسٹ میں ان کو ٹریننگ دیتی ہوں، میچ میکنگ کی ٹریننگ دیتی ہوں، ان کے اسکلس ڈیولپ کرتی ہوں، اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے یہ سیرمنی ان کے لیے مطلب انعقاد کیا یہ سیرمنی کا، جس میں کافی سارے میچ میکرز جانے مانے کراچی کے سارے میچ میکرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی شخصیات بھی موجود ہیں جنہوں نے میرے اس کام کو سراہا، جنہوں نے میرے اس مشن کو جو ہے سمجھا، مقصد کو کہ اس طرح خواتین کے لیے ٹریننگ اکیڈمی ہونی چاہیے جو فری آف کاسٹ ہو، جس میں کہیں بھی خواتین کو پیسے نہ دینے پڑیں بلکہ ارننگ ہو۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ جو ٹریننگ اکیڈمی کی لڑکیاں ہیں یہ میچ میکرز بنتی ہیں، اور ان کے ارننگ سے ظاہر ہے ان کے گھر چل رہے ہیں، اور اس طریقے سے اور اب میں ان کو ریوارڈز دے رہی ہوں۔ سیرمنی میں انعقاد کرتی ہوں ہر 3 مہینے کے بعد، 3 منتھ کے بعد ان کو ایوارڈ سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی میں سب فری آف کاسٹ ہی کرتی ہوں۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا، بے شک رشتے کرانے کا جو کام ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہنر یا اسکل ضروری ہے۔ اور شازیہ بہت شکریہ شمائلہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ اور سینٹ پیٹرکس کالج صدر میں طلباء کے لیے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے رابیل اشرف سے۔ جی رابیل۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سینٹ پیٹرکس کالج میں، جہاں پر طلباء و طالبات کے لیے جو ہے اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے فادر، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کہ بچوں کے لیے نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کے ہم نصابی سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں؟ یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں، پہلے ان کو کہتے تھے ایکسٹرا کریکولر کہ کریکولم سے ہٹ کے، لیکن ایڈوکیشنلس نے ڈسکور کیا کہ یہ ہٹ کے نہیں ہے بلکہ کریکولم کا حصہ ہے، اور اس لیے اس کو کو کریکولر کر دیا گیا، کیونکہ یہ ہمارے لیے بچوں کی جو ٹوٹل فارمیشن کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی سائیکولوجیکل، مینٹل، فزیکل، یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، میرے ساتھ یہاں کے پرنسپل بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسپورٹس گالا کے بچوں کے لیے آنر ہے، یہ ہر سال کرواتے آ رہے ہیں یا اسی سال ہے، یہ بتائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کریکولم ایکٹیویٹیز کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز نہایت ضروری ہیں، ادروائز ایجوکیشن کبھی بھی بیلنس نہیں ہو سکتی، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسپورٹس جو ہے نا ہمیشہ کروائیں، کیونکہ یہ اس کے بغیر ایجوکیشن کا بیلنس کبھی بھی نہیں آئے گا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کی سطح پر بھی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے جو نشے کی طرف جا رہے ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ جی بالکل، میرے ساتھ طلباء و طالبات موجود تھے سینٹ پیٹرکس کالج کے، اور پرنسپل بھی۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
بدلتے وقت کے ساتھ تمام ہی اشیاء اپنا رنگ و روپ تبدیل کر رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو قدیم روایتی حسن کے ساتھ برقرار ہیں۔ بات کرتے ہیں روحا فاطمہ سے، بتائیے گا فاطمہ۔ جی بالکل، گرم گرم روٹی جب رنگین اور خوبصورت قسم کے چھاووں میں ملے تو ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ وہ 2 روٹی اور لے لے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں ایک چھابے کے ٹھیلے پہ، جہاں پہ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ چھابے بنتے کہاں ہیں اور کتنے کے مل رہے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا۔ جی السلام علیکم میم، یہ جو ہے نا پنجاب سے بن کر آتے ہیں اور سندھ سے بھی بن کر آتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کی قیمت آتی ہے، فینسی کی الگ ہوتی ہے اور سادی کی الگ آتی ہے۔ سادے جو ہے اس میں آپ نارمل استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور فینسی جو ہے نا اس کو آپ نارمل یعنی کہ دیوار پہ لگانے کے بھی کام آتے ہیں، اور یعنی کہ دیوار پہ اچھا شو بن جاتا ہے۔ اور روٹی جو ہے نا اس میں گرم رہتی ہے اور پسینہ نہیں کرتی، جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا پسینہ کر جاتی ہے۔ اس میں روٹی زیادہ دیر گرم رہے گی اور انشاءاللہ گرم بھی رہے گی، کپڑا ڈال کے رکھیں گے نا، یہ مختلف آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہارڈ پارٹ کی نسبت اس میں زیادہ گرم رہے گی۔ اور یہ بتائیں کہ آپ کے جو یہ چھابے ہیں، یہ آپ یہ والا کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ جی میم، یہ مجھے جو ہے نا ویسے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے، میرے نانا کرتے تھے پہلے، مجھے کرتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، تو یہ الحمدللہ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، پہلے کی نسبت ابھی کافی جو ہے نا کاروبار میں فرق آیا ہے۔ جی اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال آپ کے کاروبار میں کتنے فیصد اضافہ تھا اور اس سال کیا کمی آئی ہے؟ جی میم، اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، آج کل کی نسل جو ہے نا اس کو صرف یہ کہتی ہے کہ یہ سانپ رکھنے والا ہے یا دوسرا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو پرانے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا ثقافتی بھی ہے اور اس میں روٹی رکھ کے کھانا سنت بھی ہے، کیونکہ آج کل پلاسٹک آ گیا ہے تو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا گرم بھی رہتی ہے اور روٹی اچھی بھی لگتی ہے، کیونکہ یہ سعودیہ وغیرہ میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ جی یہ جہاں ہم مال لے کے آتے ہیں نا، وہاں کا جو اونر ہے نا وہ زیادہ تر مال امپورٹ کرتا ہے سعودیہ میں، تو یہاں جو ہے نا اتنا آج کل کی نوجوان نسل کو اس کا زیادہ علم نہیں ہے، لیکن علم ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی کافی فرق آئے گا روٹی رکھنے میں، کھانے میں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت شکریہ روحا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔